हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एम एड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आपकी क्लास है ये एनटीए नेट की फर्स्ट पेपर की क्लास है। फर्स्ट पेपर में आपका फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड में आज का जो आपका टॉपिक है वो है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक शिक्षक केवल क्लासरूम में जाए और क्या करे कि केवल शिक्षण कार्य करे और पढ़ाकर चलाए। ठीक है, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो एक शिक्षक की जो टीचिंग होती है, एक शिक्षण कार्य होता है, उसको इफेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करते हैं। तो इसी क्रम में आपसे आगे की तरफ हम बात करते हैं। सबसे पहला जो कारक हम लेंगे जो एक संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता या शैक्षिक योग्यता। ठीक है, शैक्षिक योग्यता यानी कि उसने क्या पढ़ाई कर रखी है, क्या अगर वो जिस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, जूनियर हो, हायर सेकेंडरी हो, ठीक है, या फिर हायर एजुकेशन हो, तो हर एक स्टेज के लिए, क्योंकि अभी तक की आपने अगर मनोविज्ञान पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हर उम्र का जो बच्चा होता है, हर अवस्था का जो बच्चा होता है, वो क्या करता है, उसकी अवस्था के कुछ गुण होते हैं। उसकी हर अवस्था में उसका शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, मानसिक विकास किस तरीके से होता है, यानी कह लीजिए कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। और एक जो मनोवैज्ञानिक यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान उन्हें स्तर के हिसाब से, यानी कि जैसे जैसे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से उन्हें किस तरीके से शिक्षित करना है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सबसे पहले अगर किसी भी स्तर को मान लीजिए प्री प्राइमरी है, जूनियर है, सेकेंडरी है, ठीक है, हायर है, जिस भी स्तर पर शिक्षक शिक्षण कार्य करना चाहता है, सबसे पहले उस स्तर से संबंधित योग्यता और प्रशिक्षण, उसे क्या करना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा और संबंधित योग्यता को पूरा करना होगा। क्योंकि ऐसा शिक्षक जब क्लासरूम में आता है तो उसका शिक्षण कैसा होता है, प्रभावी होता है, क्योंकि हर तरीके से वो छात्रों की जो मनोदशा होती है, ठीक है, उसको समझने का प्रयत्न करता है। और वहीं अगर इसका उलट कर दें आप, अनट्रेन्ड टीचर, एक अनट्रेन्ड टीचर अगर आपके क्लासरूम में आकर आपको बता रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो शिक्षण कहीं ना कहीं क्या करेगा, शिक्षण को इफेक्ट करेगा और शिक्षण उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियां, ठीक है, ये सब आपको अभी आगे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ये सब बताए जाएंगे। यानी कि कुछ कौशलों का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम, प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको शिक्षण के जो कौशल है उनका ज्ञान होना चाहिए। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, सामान्य तौर से अगर हम यहाँ पर बात केवल प्राइमरी लेवल की कर लें तो आपको बीटीसी की ट्रेनिंग दी जाती है या बीएड आप करते हैं। जब प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण के दौरान आपसे इन कौशल का यानी कि एक लेसन प्लान तैयार करवाया जाता है जिसमें इन कौशलों को डेवलप करने का प्रयत्न किया जाता है, जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न कौशल, विकासात्मक प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट कार्य कौशल, यानी कि श्यामपट्ट पर किस तरीके से काम करना है, गृह कार्य कौशल, यानी कि बहुत सारे एक क्लासरूम में एक 30-40 मिनट की क्लास में आपको किन किन कौशल का विकास करते हुए अपनी पाठ्य योजना को विकसित करना है, आगे की ओर ले जाना है। अगर इसका ज्ञान एक शिक्षक को होता है
तो वो शिक्षण कैसा होता है, प्रभावशाली होता है। और अगर शिक्षक को इसका ज्ञान नहीं हो रहा है ठीक से, तो शिक्षण प्रभावशाली नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि बच्चों को अगर आप टीचिंग एड्स के जरिए शिक्षित करते हैं, आजकल तो बहुत जो कहते हैं ना कि एक एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ होने लगा है। बच्चे जो देखते हैं, ठीक है, आप जब वो करके देखते हैं, करके सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, तो वो उनकी लर्निंग जो प्रोसेस होता है, वो अधिगम जो उनका प्रोसेस होता है, यानी सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वो पहले से कहीं ज़्यादा हो जाती है। इसलिए एक शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षण सहायक सामग्री बहुत ज्यादा प्रभावित करती है कि कितने रुचिकर तरीके से उनका प्रयोग करके शैक्षणिक कार्य को यानी शिक्षण कार्य को बहुत ही सरल, सुगम और प्रभावशाली बनाना है, जिससे कि बच्चे उसे जल्दी से जल्दी और अच्छे से चीजों को सीख पाए और समझ पाए। ठीक है, फिर बात करते हैं संस्थागत सुविधाएं। संस्थागत सुविधाएं, ये सुविधाएं चाहे शिक्षक के लिए हो और चाहे किसके लिए हो, छात्र के लिए हो। ठीक है, अगर एक संस्था मतलब कि विद्यालय, महाविद्यालय, ठीक है, अगर एक संस्था जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं शिक्षकों के लिए या छात्रों के लिए, उनको उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, तो ये सीधे सीधे किसको इफेक्ट करता है, शिक्षण को प्रभावित करता है। ठीक है, अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षकों के लिए एक तो सबसे पहले जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको वेतन, ठीक है, शिक्षकों के लिए बैठने की व्यवस्था, शिक्षकों के लिए पढ़ने के लिए पुस्तकालयों की व्यवस्था, उसी तरीके से छात्रों के लिए बेसिक नीड्स, समुचित अच्छे साफ सुथरे पानी की व्यवस्था और उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था, बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था। ठीक है, अगर ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं, इतना शिक्षक और छात्र को मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है, शिक्षक का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, अगर मान लीजिए बहुत मेहनत कर रहा है, वेतन समय पर नहीं मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है, तो शिक्षण कार्य में उसकी रुचि क्या होगी, कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित करेगी। यही छात्र के लिए मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं उपलब्ध है स्कूलों में, तो वो भी शिक्षण प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं शैक्षिक वातावरण की। वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शैक्षिक वातावरण, आपने सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, लेकिन अगर स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है, वातावरण अगर नहीं अच्छा है, तो वो शिक्षण वहां पर कहीं ना कहीं इफेक्ट होता ही होता है। तो इसलिए जो एक स्कूल का एनवायरनमेंट है, यहाँ पर स्कूल की बात हो रही है और शिक्षण की अगर प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए एक वातावरण, एक माहौल तैयार किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वरना तो घर में आप देखते होंगे बच्चे 4-4 घंटे या 5-5, 6-6 घंटे एक साथ बैठकर छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन स्कूलों में क्या होता है कि एक के बाद एक क्लास, एक के बाद एक क्लास वो अटेंड करते रहते हैं। इसका कारण क्या है कि स्कूलों का जो वातावरण होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों को या शिक्षक को, दोनों को इफेक्ट करता है और ये शिक्षण को भी प्रभावित करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शिक्षक का अनुभव। बात करते हैं शिक्षक का अनुभव। ठीक है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपने सारी ट्रेनिंग ले रखी है, आपने सारी डिग्रियां ले रखी हैं शिक्षक होने के नाते, लेकिन आप जिसके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, क्योंकि हर चीज आपको किताब में नहीं मिलेगी, कुछ चीजें क्लासरूम में आप जब फेस करेंगे तब आपको समझ में आएंगे कि क्या क्लासरूम की समस्याएं होती हैं, क्या बच्चों की समस्याएं होती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि एक
एक्सपीरियंस टीचर उन समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है। और ये जो अनुभव होता है ये भी किसको प्रभावित करता है? शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, क्लासरूम में कोई भी समस्या आई, शिक्षक ने क्या किया कि हाँ, उसके पास इस चीज का एक्सपीरियंस था कि हाँ पहले भी वो इस चीज समस्या का समाधान कर चुका है, तो उसने तुरंत ही उस समस्या का समाधान कर लिया और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने से बचा लिया। ठीक है, अगली बात करते हैं हम माता पिता की अपेक्षाएं। माता पिता की अपेक्षाएं, एक जब शिक्षक से माता पिता की क्या अपेक्षाएं हैं? ठीक है, माता पिता क्या चाहते हैं कि 4 घंटे 5 घंटे अगर बच्चा स्कूल में रह रहा है तो अगर उसको कोई चीज सीखनी नहीं आ रही है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर कोई भी शैक्षणिक समस्या आ रही है, तो वो सीधा सीधा किसके ऊपर डाल देते हैं? एक शिक्षक के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, तो शिक्षक कहीं ना कहीं जो माता पिता की अपेक्षाएं होती हैं अपने बच्चों को लेकर, उनके भी तनाव में रहकर एक शिक्षण कार्य करता है। तो जो तनाव में रहते हैं शिक्षक या जो दबाव में रहते हैं, वो उनका शिक्षण कहीं ना कहीं क्या होता है? प्रभावित होता है। जबकि सामान्य परिस्थिति में शिक्षक क्या करते हैं? इन चीजों से उनको निपटना या निकलना सिखाया जाता है। तो शिक्षण कार्य को कहीं ना कहीं माता पिता की जो अपेक्षाएं होती हैं एक शिक्षक से अपने बच्चे को लेकर, वो भी प्रभावित करती हैं। शिक्षण विधियां। ठीक है, अगला जो इसके बाद आपका टॉपिक आएगा वो शिक्षण विधियों का ही टॉपिक आएगा। ठीक है, शिक्षण विधियां। शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। कब कौन सी विधि इस्तेमाल करनी है, कब कौन सी नहीं करनी है, शिक्षण प्रक्रिया पूरी तरीके से इससे प्रभावित होती है। ठीक है, क्योंकि जहां पर जरूरत है प्रश्नोत्तर विधि की, वहां पर आप व्याख्यान विधि यूज कर देंगे, उसका प्रयोग कर देंगे, तो आपका शिक्षण क्या हो जाएगा? सीधा सीधा प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, फिर स्वाध्याय की आदत। स्वाध्याय की आदत यानी कि एक शिक्षक में क्या होना चाहिए? अध्ययन करने की आदत होनी चाहिए। उसके पास चाहे जितना भी अनुभव हो, लेकिन क्लासरूम में जाने से पहले उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको खुद से क्लासरूम में क्या पढ़ाना है, उसको खुद से उसको पढ़ के जाना है। बहुत से शिक्षक ऐसा क्या करते हैं कि काफी समय से वही चीजें पढ़ा रहे हैं और जाकर वही चीजें फिर से क्लास में पढ़ा देते हैं। मतलब मोस्टली ये हायर में समस्या आती है। ठीक है, कई सारी समय समय पर क्या होता है, बुक्स अपडेट होती रहती हैं, नया नया मैटर आता रहता है। तो यहाँ पर एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अंदर स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी की जो आदत है, हैबिट है, उसको डेवलप करें। क्योंकि आपका शिक्षण यानी कि आप पढ़ के जा रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करके क्लासरूम में जा रहे हैं, तो आपका शिक्षण जाहिर सी बात है अच्छा होगा और वो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, बच्चों को प्रभावित करेगा। ठीक है, फिर लास्ट में बात करेंगे हम मूल्यांकन के परिणाम। मूल्यांकन के परिणाम। साल भर शिक्षक ने पढ़ाया, लास्ट में रिजल्ट आया, क्लासरूम के ज्यादा बच्चे फेल हो गए उनके सब्जेक्ट में, इवैल्यूएशन ये निकला, क्या मूल्यांकन किया गया कि शिक्षक ने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, इसीलिए बच्चे क्या हुआ, अधिक मात्रा में इस सब्जेक्ट में इस शिक्षक के विषय में फेल हो गए। ठीक है, तो मूल्यांकन के परिणाम, और यहीं पर क्या होता है, शिक्षण इफेक्ट करता है। यानी शिक्षक सोचता है कि वो इतनी मेहनत से पढ़ा भी रहा था लेकिन परिणामों से संतुष्ट नहीं होता है। अगर इसके विपरीत परिणाम क्या होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो शिक्षण और दुगनी तेजी से पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ शिक्षक करने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट आते हैं, वो भी शिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आपके 10 पॉइंट हो गए। ये पॉइंट जो है वो कोई भी जब शिक्षक एक शिक्षण कार्य करता है तो उसको और भी
जो अन्य कारण होते हैं, नहीं बाहर के कारण होते हैं, जैसे कि विद्यालय की स्थिति, यानी कि ये तो आपके क्लासरूम के मेन जो पॉइंट थे वो यहाँ पर क्लियर कर दिया है। जैसे कि विद्यालय की स्थिति या फिर आस पड़ोस, विद्यालय के आस पड़ोस का वातावरण, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लगातार आवाजें आ रही हैं, स्कूल की स्थिति कैसी है कि बिल्कुल बीच मार्केट में स्कूल है, तो बच्चे वहाँ चहल पहल ज्यादा है, तो बच्चों का ध्यान दिन भर क्या रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो इस तरीके की जो परिस्थितियां भी होती हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित करती हैं। ये अप्रत्यक्ष परिस्थितियों में, अप्रत्यक्ष कारकों में आएंगी, जबकि जो प्रत्यक्ष कारक थे वो यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक आने वाला है वो है शिक्षण विधियां। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। धन्यवाद।